फिर इसके आगे का पैराग्राफ देखेंगे हम लोग कि भाषा संस्कृति का अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर ही भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत कई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ये पैराग्राफ हम लोग देखेंगे कि भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। चलिए बेटा, हम लोग ये पैराग्राफ देखते हैं आपका। इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो एक चीज आप सोचेंगे कि भाषा संस्कृति का अटूट अंग है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि भाषा संस्कृति का अटूट अंग है, ये देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि संस्कृति के असल में अनेक अंग होते हैं। इसका मतलब ये है कि संस्कृति के अनेक अंग होते हैं और यहाँ पर उन्होंने क्या समझा, और उसमें भाषा भी एक अंग है। और यहाँ पर लेखक ने क्या समझाने की कोशिश की है? यहाँ पर उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार हैं उसके कारण, जो ये देखिए, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत कई नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। मैंने इसीलिए आपको वैज्ञानिक आविष्कार, विज्ञान का, कॉमर्स का, आर्ट्स का एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि वो हमारे आगे आने वाले कमिंग पैराग्राफ्स में था। ऐसे ही नहीं दिया था कि दो उसके मुख्य उद्देश्य थे। एक तो आप अपने जिस जीवन से आप जुड़े हैं उस जीवन को आप अपने सब्जेक्ट से समझेंगे तो चैप्टर समझेंगे, और दूसरा आगे आने वाले पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दिया था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब इस पैराग्राफ का ये है कि संस्कृति के, इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें वो जो लेखक हैं हमारे, वो ये बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार हैं इनके कारण जो उत्पन्न हुई नई हलचलें हैं, इनको व्यक्त करने के लिए हमको नए शब्दों की खोजों की आवश्यकता है। और नए शब्दों की खोजों की आवश्यकता के लिए क्या करना चाहिए, नए शब्दों की खोजों की आवश्यकता के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम समझते हैं। इसका मतलब ये है कि संस्कृति के अनेक अंग हैं और इनमें से एक अंग जो है वो भाषा है। क्या है? संस्कृति के जो अनेक अंग हैं उनमें से एक जो महत्वपूर्ण अंग है वो भाषा है। और क्योंकि संस्कृति का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो भाषा के माध्यम से प्रकट होता है। संस्कृति का, क्यों संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है भाषा? इसलिए क्योंकि संस्कृति का एक बहुत बड़ा जो भाग है वो भाषा के माध्यम से प्रकट होता है। और वो संस्कृति अनेक परंपराओं से अपना रूप बनाती हुई चली आई है। जो संस्कृति है हमारी वो कैसे आई है? वो अनेक परंपराओं से अपना रूप बना के चली है और इसमें जो है वो निरंतर गति रहती है। जो संस्कृति है वो निरंतर आगे बढ़ती है और इसीलिए वो सदैव क्या करती है? सदैव बदलती रहती है। और इसलिए संस्कृति की जो गति है वो विज्ञान की गति के साथ भी जुड़ी हुई है। वो विज्ञान की गति के साथ भी जुड़ी हुई है। और जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं उनके कारण हमारे सामाजिक जीवन में गति आती है। इसका क्या मतलब हुआ? वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण हमारे सामाजिक जीवन में कैसे गति आएगी बताइए? अरे भैया, अगर वैज्ञानिक आविष्कार ना हुए होते तो आज हम और आप अंधेरे में होते। ना हमारे पास फैन होता हवा के लिए, ना हमारे पास एसी होता आराम से गर्मी में बैठने के लिए, और ना हमारे पास लाइट होती। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो लाइट हमारे पास कब हुई? जब साइंस का आविष्कार हुआ, ठीक है ना? तो जब साइंस का आविष्कार हुआ तब हमारे पास लाइट है। तो इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण ही हमारे सामाजिक जीवन को गति मिली। और आज तो क्या ही कहना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपका क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपका ये ऑनलाइन क्लास है। अगर विज्ञान ने प्रगति नहीं की होती, अगर मोबाइल फोन्स नहीं होते, अगर नेट कनेक्शन नहीं होता, अगर आपके पास टीवी या लैपटॉप नहीं होता, तो आप किस में आज हमारे लेक्चर्स देख रहे होते?
आज कोरोना ने तो दुनिया को मारा ही है, हम लोग अज्ञान से भी मर ही गए होते, शायद हम लोग सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। लेकिन चूंकि और बहुत पहले कोरोना तो आज आया, तो बहुत पहले ये हो गया होता ये कार्य बेटा, क्योंकि अंधेरे में हम कब तक तीर छोड़ते और अंधेरे में हम कब तक जीते। तो इसलिए ये कहा गया है कि सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रगति जरूरी है और वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण सामाजिक जीवन में गति आती है। और गति आने से क्या होता है, हमारा जीवन जो है वो परिवर्तन में आ जाता है, हमारे जीवन में सुखद परिवर्तन आता है। और इन परिवर्तनों से संस्कृति में भी परिवर्तन और गति आती है। और जो आधुनिक काल है, और आधुनिक काल में अब जो ये शब्द ये कह रहे हैं, ये लाइन देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो ये कह रहे हैं, इसके लिए नए प्रयोगों की, नए भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ये जो ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो आधुनिक काल है, इसमें जो सांस्कृतिक गति है और जो परिवर्तन है वो भाषा के माध्यम से ही प्रकट किए जाते हैं। लेकिन चूंकि प्राचीन भाषा में, पुरानी भाषा में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो भाषा के नए प्रयोगों को, नई प्रणालियों को, नए शब्दों और नए मुहावरों को ग्रहण कर सके। इसलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि पुरानी भाषा में इतनी ताकत नहीं होती, इतनी शक्ति नहीं होती कि वो हमारी सारी चीज़ों को ग्रहण कर सके, इसीलिए भाषा में नए प्रयोग होंगे, नई व्यंजनाएं होंगी, नई प्रणालियां होंगी, नए शब्द, नए मुहावरे होंगे और नई कहावतों को भी हमें अपनाना होगा। ये नए प्रयोगों और नई भाव योजनाओं के इतने सारे मतलब मैंने आपको बताए हैं। जब आपको लिखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये काफी, इसलिए आपको इतनी सारी चीजें बता दी कि इसमें हमारे नए प्रयोग भी होंगे। नए प्रयोग में क्या होगा, नई भाव योजनाओं में नई व्यंजना प्रणाली, व्यंजना मतलब जिसमें बात को घुमा करके, व्यंग के साथ या कोई अर्थ दे करके कहा जाता है, जिसमें लक्षण प्रकट, जो भाषा की 3 शक्तियां हैं, कौन कौन सी हैं, लक्षणा और अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। आपको पता है ना कि 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अमिधा कौन सी भाषा शक्ति है, जिसमें बात को सीधी तरीके से कहा जाता है, लक्षणा जिसमें हम कोई लक्षण प्रकट करते हैं, व्यंजना जिसमें कोई एक लक्षण प्रकट करके उसको विशेष रूप से कहा जाता है। मैंने आपको 11th में ऑलरेडी ये 3 शक्तियां बताई हैं, 2-3 बार बताई हैं। जहां जहां पर आया है भाषा शक्ति, वहां पर मैंने आपको ये चैप्टर ये चीज ग्रामर की है बताई है। तो यहाँ पर भी जो नई भाव योजनाएं हैं, उसमें नई व्यंजना प्रणालियों को, नए शब्दों को, नए मुहावरों को और नई कहावतों आदि को हमें अपनाना होगा। और इससे ही हमारी भाषा जो है वो समृद्ध होगी और उसमें आधुनिक बोध को अभिव्यक्त करने की शक्ति भी आएगी। जो आधुनिक बोध है, उसको आधुनिक बोध मतलब आधुनिक ज्ञान, चाहे वो साइंस से संबंधित होगा, चाहे वो कॉमर्स से संबंधित होगा, चाहे वो आर्ट्स से संबंधित होगा। क्योंकि किसी भी विषय को समझने के लिए आपको क्या चाहिए, यस बताइए, इतनी देर से हम आपको पढ़ा रहे हैं 4 क्लासेस से, भाषा चाहिए भैया। सबसे पहले हमारी भाषा चाहिए। जब आपको टीचर की भाषा समझ में आएगी तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो वहां पर भाषा को हमें सरल बनाना ही होगा, है ना। अब जैसे आप देखिए, हम आपसे रोज बोलते हैं, अब इसको एक हल्का सा, अच्छा चलिए बहुत ज्यादा आपको कठिन आज मैंने पढ़ा दिया, थोड़ा सरल सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं आपको रोज कहूं कि बच्चों कैसे हो, या बच्चों नमस्कार, प्रणाम, तो आपको एक बार हंसी आ जाएगी कि मैम नमस्कार और प्रणाम कह रही हैं, जबकि नमस्कार और प्रणाम जो है वो आदर सूचक शब्द हैं। जब हम किसी को भारतीय संस्कृति में प्रणाम करते हैं तो नमस्कार ही कहा जाता है, नमः धन कार, नमः। जो सिस्टर डॉरिस आई थी वो क्या बोलती थी, नमस्ते, नमः धन ते, मतलब हम उसको नमन करते हैं जो आपके अंदर आत्मा के रूप में है ना। और हम सबने उस समय सोचा था कि हम लोग नमस्ते करेंगे, लेकिन हम लोग करते हैं क्या, नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। और मैं भी आपको क्या कहती हूँ, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। तो जैसे ही आपको गुड मॉर्निंग गर्ल्स कहती हूँ तो आपको समझ में आ जाता है कि रश्मि मैम का लेक्चर है या रश्मि मैम पढ़ा रही हैं, है ना। तो ये क्या है, पहचान है। तो अब अगर हम उस नमस्ते और प्रणाम के साथ चलेंगे तो सारे लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हमको वक्त के साथ चलना होगा और हमको गुड मॉर्निंग शब्द का प्रयोग करना होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, मेक इट वेरी क्लियर कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपको नमस्ते करा जाए। लेकिन प्रणाम एक तो बड़ों को किया जाता है, प्रणाम आप मुझे कहेंगे उम्र में जो बड़े होते हैं, मैं आपको प्रणाम नहीं कहूंगी। मैं आपको प्रणाम कहूंगी तो व्यंग होगा कि भैया प्रणाम है आपको,
कहते हैं ना कई बार बड़े लोग, छोटे लोग अगर कुछ गलत कर देते हैं तो कहते हैं कि भैया प्रणाम है आपके दिमाग को या आपको, तो ये क्या है, व्यंग हो जाएगा। प्रणाम तो आप मुझे कहेंगे, मैं आपको नमस्कार कहूंगी या बेटे बहुत प्यार कहूंगी, लेकिन वो चीज़ क्योंकि सोसाइटी में उतने चलन में अब नहीं है। आपके माता पिता ने जब पढ़ा होगा तो उनके टीचर को अगर ऑनलाइन क्लास लेनी होती तो वो आपको ऐसे ही कहते। बट चूंकि मुझे इस समय में ऑनलाइन क्लास लेनी है तो मैं अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग गर्ल्स कह रही हूँ जिनको मुझे पढ़ाना है। हो सकता है आपको अपने समय में ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो आप कुछ और बोलें, ठीक है। तो ये है समय के साथ भाषा का आगे बढ़ना और सोसाइटी का उसे आत्मसात करना। याद रखिएगा 3 चीजों में मैं आपको सारी चीजें जो अभी बताई हैं वो सरल बना दूंगी। वो 3 चीजें क्या हैं कि ये है भाषा का आगे बढ़ना, पहली चीज, दूसरा सोसाइटी को आप को लेकर के चलना, और तीसरा चूंकि हम सोसाइटी के समाज के एक अंग हैं तो हमको इन चीजों को अपनाना होगा। तभी हम तभी जब हम इन चीजों को अपनाएंगे तभी हम चाहे भाषा के रूप में और चाहे आधुनिकता के रूप में क्या होंगे, मॉडर्न कहलाएंगे, अच्छे भाषा भाषी कहलाएंगे। समझ में आ गया ना कि क्या है, क्योंकि जीवन आगे चल रहा है और भाषा को भी निर्बाध गति से आगे बढ़ना होगा और हम समाज के अंग हैं। टीचर और स्टूडेंट क्या है, टीचर और स्टूडेंट घर का अंग नहीं है। मैं घर में टीचर नहीं बन सकती, आप घर में स्टूडेंट नहीं बन सकते। हम सब क्या है, समाज के अंग है, सोसाइटी के अंग है। तो हमारी भाषा समाज के युगानुरूप, युगानुरूप मीन्स युग के अनुरूप होनी ही चाहिए, ठीक है। इसलिए हम नवीन शब्दों को अपनाएंगे भी, मतलब सुनेंगे भी, ग्रहण भी करेंगे और उसको उपयोग भी करेंगे। ये 3 शब्द भी बहुत जरूरी हैं। सुनना, पहले तो सुनना, आजकल सब लोग सुनना नहीं चाहते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत से बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं, isn't it? एग्जाम्पल तो मैं आप ही से दे सकती हूँ, ठीक है। जो सुनना चाहेगा, ठीक है, वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। फिर ज्ञान को ग्रहण करना, फिर आप उसे जो मैंने आपको बताई इतनी चीजें कि आप हिंदी सीखिए, आप इंग्लिश सीखिए और एक और भाषा सीखिए, कम से कम अपने घर की सीखो भैया, बहुत जरूरी है, वरना आपकी भाषा खत्म हो जाएगी। अभी आपको भोजपुरी बोलने में शर्म आती है ना, कुछ समय बाद वो भोजपुरी भाषा खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप नहीं जानोगे तो आपके आगे आने वाली जनरेशन नहीं जानेंगी और वो भाषा खत्म। क्यों त्योहार घर में मनाए जाते हैं, हिंदू अपने मनाते हैं, मुस्लिम्स अपने मनाते हैं, क्रिश्चियंस अपने मनाते हैं, सिख अपने, क्यों? ताकि ये परंपराएं आगे बढ़ें, क्योंकि हम हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे। अगर मैं अपने घर में तीज त्योहार नहीं मनाऊंगी तो हमारे बच्चों को नहीं पता चलेगा। अगर आपके माता पिता नहीं मनाएंगे तो आपके बच्चों को नहीं, आपको नहीं पता चलेगा, और आपको नहीं पता चलेगा तो आपके बच्चों को नहीं पता चलेगा, और आपके घर में जो एक परंपरा चली आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। यही चीज भाषा के साथ भी है। तो आप तीनों भाषाओं पे अपना अच्छा कमांड करिए। ये चैप्टर तो वैसे बहुत बोरिंग है, देखिए, जो सही बात है, क्योंकि भाषा और आधुनिकता एक्चुअली बहुत बोरिंग इसलिए कह रही हूँ कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको बहुत तरीके से और बहुत ज़्यादा व्याख्या में जाके पढ़ाया जा सकता है, बट मेरे पास टाइम लिमिट कम है। लेकिन उसमें भी मैं आपको चाहती हूँ कि ये केवल एक बुकिश चैप्टर ना बन के रह जाए, आप इससे कुछ सीखें। तो भाषा और आधुनिकता को अच्छे प्रकार से पढ़ने का और अच्छे नंबर पाने का अच्छे प्रकार से पढ़ के फायदा तभी है जब आप समय के साथ भाषा को सीखें और आधुनिकता के साथ चल के अपनी भाषाओं को और पुष्ट बनाएं। और फिर मैं कह रही हूँ कि ये चैप्टर केवल हिंदी से संबंधित नहीं है, ये विश्व की सारी भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। तो आज मैंने आपको काफ़ी पढ़ा दिया, और एक और भी चीज़ आपको बता दूं कि इसमें कुछ पंक्तियाँ जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको खुद नोट्स अगले टर्न पे भेज दूंगी, या आज ही कोशिश करूंगी कि कुछ भेज दूं ताकि आप उसके नोट्स अपने बना लें। और साथ साथ मैं जो भी पढ़ा रही हूँ इसके नोट्स भी आप तो नोट्स बनाते ही रहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी लाइन तो मैं नहीं भेज पाऊंगी, बहुत बड़ा चैप्टर है, वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो पता चला 6 महीने हम इस चैप्टर के नोट्स ही आपको भेज रहे हैं और आप लिख रहे हैं, है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी, बाकी सारी चीज़ें आप अपने फेयर कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। मेरे वाले नोट्स भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको सहायता मिलेगी कि कैसे लिखना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी आपको मैं एक होमवर्क दूंगी। मैं आपको होमवर्क बहुत कम देती हूँ, इज़न्ट इट, बहुत कम देती हूँ। कभी नोट्स लिखने को कहती हूँ, कभी कहानी पढ़ने को कहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आई नो दिस इज अ बोरिंग चैप्टर,
बट दिस इज अ नॉलेजेबल चैप्टर। तो आप जब इसको पढ़ लेंगे खुद से ना, और पढ़ लीजिएगा और अंडरलाइन, जैसे आपको क्लास में मैं कभी कभी पढ़ के आने को कहती हूँ कि आप अंडरलाइन कर लीजिएगा उन पंक्तियों को जो कि आपको नहीं समझ में आई हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ से अपनी बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि आपको ईच एंड एवरीथिंग केवल समझ में ना आए बल्कि आप अपने जीवन में उतारे, इसीलिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके चैप्टर को पढ़ा रही हूँ। बट फिर भी हो सकता है जो मैं आपको समझाऊँ आपकी प्रॉब्लम उससे कुछ अलग हो, है ना। तो इसलिए बेटा इस पूरे चैप्टर को एक बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि आगे आने वाले कमिंग वीक्स में मैं इसको जल्दी ख़त्म कर सकूं। तो भी मुझे लगता है कि 1 से 1.5 हफ्ता इसको लगेगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा कठिन भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और जो नोट्स मैं भेजूंगी आपको उसको आप कॉपी करिएगा। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।